खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। सुबह के 8:36 का वक्त हो चुका है। हस्बे वादा आपके सामने हम प्रोग्राम सलाम जेके लेकर हैं। आज माह अप्रैल की 2 तारीख है, सन 2025 है। 2 दिन का वक्फा हमने लिया था ईद उल फितर के लिए। हम आपके सामने नहीं आ पाए थे, लेकिन तब भी हमने कोशिश की कि ईद के दिन भी आपको बाखबर रखा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, चैनल्स पर। लेकिन आज से बाज़ाब्ता तौर पर रेगुलर प्रोग्राम आपके सामने आएगा। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हस्बे वादा रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको न सिर्फ देश दुनिया की खबर से बाखबर करें, बल्कि आलमी दुनिया के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी गहरी नज़र है। आज का दिन सियासी एतबार से इंतहाई अहम है। दिल्ली के अंदर आज के दिन गर्माहट होगी। मौसम की गर्माहट तो अलग से है, सियासी गर्माहट होगी। और उस सियासी गर्माहट के बीच देश भर के अंदर सिक्योरिटी अलर्ट भी है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। यहां पर बात को हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आगे बढ़ते हुए आपको मशरिकी वस्ता भी लिए चलेंगे, जहां की सूरत हाल इंतहाई खराब हो रही है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हिलाल अहमर से वाबस्ता, रेड क्रिसेंट से वाबस्ता लोगों की मौत हुई है, एम्बुलेंस पर हमला हुआ है। डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इंतहाई कशीदा हालात ईरान के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि ईरान के मजहबी पेशवा का बयान आया और अमेरिका का पलट जवाब आया। वो जवाब कितना संजीदा है इस पर भी हमारी नजर है, क्योंकि ये पड़ोस वाले मामलात हैं और इसका असर बरसगीर की सियासत पर बराह रास्त पड़ता है। और जब जम्मू कश्मीर की सियासत कर हम आएंगे, रियासत की खबरों पर आएंगे, तो आपको बताएंगे कि ऑपरेशन भी चल रहे हैं और सियासी मैदान में कुछ अहम तरीन तब्दीलियां भी हो रही हैं। क्या कुछ होगा, पल पल का अपडेट आपके सामने हम रखेंगे एक एक करके। लेकिन फटाफट से आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जरूर आइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बाखबर कीजिएगा आपके आसपास क्या कुछ चल रहा है। आप जो फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं उसे हम पूरे दिन अपनी खबरों में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम अपने प्रोग्रामों में इस्तेमाल करते हैं। और जो तनकीद आपकी तरफ से होता है वो हमारे लिए मशअले राह है। इसलिए तनकीद के आप कायल रहिएगा, तनकीद ज़रूर हम पर कीजिएगा और तनकीद बराए तामीर के हम कायल है, इसलिए हम फराख दिलाना से उस चीज़ का इस्तकबाल भी करते हैं। आखिरी लम्हात पर आपके साथ भी हम कलाम होंगे। 9:45 पर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से आपके साथ गुफ्तगू होगी। लेकिन फ़िलहाल पहला पड़ाव है, ज़रा आज तवारीख के पन्नों में क्या कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपके सामने ज़हूर आएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर, उसके बाद खबरों का पिटारा एक एक करके खुल जाएगा। प्रोग्राम की शुरुआत आज फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माज़ में आज के दिन की अहमियत क्या है, कौमी और आलमी सतह पर चंद अहम वाक़ात है वो आपके सामने रखेंगे। आज अप्रैल की 2 तारीख है, बुधवार का दिन है, लेकिन माज़ी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1970 में मेघालय रियासत आसाम के अंदर एक खुद मुख्तार रियासत बन गई। आज के दिन मेघालय का वजूद आया था, इससे पहले ये आसाम के साथ ही। 1984 में आज के दिन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा खला में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी खलाबाज बन गए। ये कारनामा उन्होंने आज के दिन अंजाम दिया था। 1989 में आज के दिन फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा यासिर अरफात फ़लस्तीन के सदर मुंतखब हुए। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 2001 में आज के दिन 24 बरस कबल नेपाल में माओनवाज बाग्यू के हाथों 35 पुलिस एहलकार हलाक हुए थे, उनका कत्ल हुआ था। 1917 में आज के दिन अमेरिकी सदर विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस से जर्मनी के खिलाफ ऐलानी जंग किया। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1917 में जैन ट्रिकन अमेरिकी कांग्रेस के लिए मुंतखब होने वाली पहली खातून बनी। ये एजाज़ उन्होंने आज के दिन अपने नाम किया था। 1982 में अर्जेंटाइन ने फॉकलैंड पर हमला किया। 2002 में आज के दिन, आज 23 बरस कबल, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात की तहकीकात तेज़ कर दी। फरवरी 2002 में इन फसादात की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज के दिन तहकीकात को तेज़ कर दिया गया था हुकूमत और दूसरी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी। 1961 में जॉन पोन्स डी11 ने फ्लोरिडा को दरियाफ्त किया, ये भी आज के दिन वजूद में आया था। 1970 में कतर ने बरतानिया से आज़ादी आज के दिन हासिल की थी। 1969 में मशहूर बॉलीवुड अदाकार और प्रोड्यूसर अजय देवगन की यौम पैदाइश है। आज के दिन वो 55 बरस के हो गए हैं। और 2011 में आज का दिन शायद कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि भारत ने आज के दिन श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। ये तारीख थी 2 अप्रैल 2011 की, जब भारत ने ये एजाज़ अपने नाम किया था। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बाद आज के दिन के हवाले से करते हैं। और आज सबकी नज़रें पार्लियामेंट पर रहेगी, लोकसभा इजलास पर आज सबकी नज़रें रहेंगी, क्योंकि आज लोकसभा में
वक्फ तरमीमी बिल पेश होना है। आपको बता दें कि इसके लिए बहस के लिए महज 8 घंटे मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन आज सबकी नजरें इस अहम इजलास पर रहेंगी, क्योंकि आज जो है वक्फ तरमीमी बिल जिस पर पहले हंगामा बरपा हुआ है पूरे मुल्क में, लेकिन आज ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। एनडीपी और जो जेडीयू यानी भारतीय जनता पार्टी की जो इत्तेहादी पार्टी है, उन पर आज सबकी नजरें रहेंगी कि वो आज किसका साथ दे रहे हैं और उनका साथ देना आज इस बिल पर फैसला करेगा। 12 बजे के आसपास मरकजी वजीर बराए माइनॉरिटी अफेयर्स किरेन रिजिजू ऐवान के सामने इस तहरीक को पेश करेंगे कि वक्फ तरमीमी कानून को मंजूर किया जाए, और 12 बजे जब यह ऐवान के अंदर रखा जाएगा तो उससे कबल रात किस तरीके से गुजरी है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खीमा मुतहरिक हुआ। रात 9 बजे जेपी नड्डा की सरबराही में मीटिंग हुई। वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर खारजा समेत कई वज़रा इस मीटिंग के अंदर शामिल रहे। हिकमत अमली को तरतीब दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आज और कल तमाम मेंबरों के लिए व्हिप जारी करते हुए कहा कि वो वक्फ तरमीमी बिल जब तक ऐवान के अंदर रहता है, पास होता है, तब तक बिल्कुल मौजूद रहे। इसी तरीके से कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें जो ब्लॉग है, अपोजिशन ब्लॉग है, उन्होंने भी रात देर के हिकमत अमली को तरतीब दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह कि आज बाद दोपहर 12 बजे ऐवान के अंदर इस बिल को टेबल किया जाएगा। 8 घंटे मुख्तस रखे गए हैं इस मसले पर गुफ्तगू करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलहदा तौर पर अपने अपने मेंबर्स के लिए व्हिप जारी कर दिया है और यकीनी कर दिया है कि वो मेंबर्स ऐवान के अंदर मौजूद रहे। बीजेपी के हेडक्वार्टर पर रात 12 बजे तक इजलासों का सिलसिला जारी रहा। अब जो बिल प्रपोज किया गया है, इस बिल के अंदर 2-3 बड़ी अहम तब्दीलियां। एक ये कि वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम को बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर बनाया जाएगा, काउंसिल के अंदर भी, मुस्लिम वक्फ काउंसिल के अंदर भी और स्टेट बोर्ड्स के अंदर। ये पहला प्रपोजल है इसमें। और जब आप देखेंगे इस पर एतराज ये है कि जनाब मुल्क भर के अंदर क्रिश्चियनों का अलहदा अपना इदारा है, सरदारों का अपना एक अलहदा इदारा है, मुख्तलिफ श्राइन बोर्ड चल रहे हैं। वहां पर जब इस तरीके की मुदाखलत नहीं, तो यहां पर क्यों मुदाखलत है? मुसलमानों की तरफ से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा। फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम तरीन अरकान, जिनमें कांग्रेस समेत असदुद्दीन ओवैसी और दीगर लीडर्स हैं, उनका मानना है कि यह मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर उनका मानना है कि मुसलमानों पर ये इस वक्त जब बिल लाया जा रहा है, ये उनके मजहबी हकूकों की पामाली है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर जिस मुजवज़ा कानून को लाने की कोशिश की जा रही है, इसको पास होने देंगे। ताहम आज लोकसभा के अंदर और कल राज्यसभा के अंदर इस बिल को रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर की सियासत भी तेज हो रही है। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रात देर गए ही बयान जारी करते हुए कहा कि वो इस बिल की मनाफत में खड़े हैं, यानी वो इसकी हिमायत नहीं करते हैं। और मेंबरान कानून साजिया जो पार्लियामेंट के अंदर है, वो अपनी बरमला और भरपूर आवाज वहां पर उठाएंगे और इस बिल की मुखालफत करेंगे। थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे कि उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, वक्फ तरमीमी बिल 1995, इसका मकसद ये है कि रेगुलेट किया जाए जी वक्फ प्रॉपर्टीज को, जो पूरे मुल्क के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज, अब ये वक्फ प्रॉपर्टीज मुसलमानों ने वक्फ की है, इसे डोनेट कर दिया है और एक इदारा पूरे मुल्क के अंदर से वक्फ बोर्ड कहते हैं, वो चलाते हैं इसको। और इन पर यह है कि अब सबकी नजरें समाजवादी पार्टी पर भी है, हम सबकी नजरें जेडीयू पर है, सबकी नजरें जो है वो दीगर लीडर्स पर भी है, जहां पर पिछले कई दिनों से सियासत भी काफी ज्यादा गर्म थी। अब ये जो कंट्रोवर्सी है, ये कहां पर आई? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि बिल जो है, इसमें कुछ 8 से 10 तरमीमें ऐसी हैं जो मुसलमानों को तस्लीम ही नहीं है। और यही वजह है, जुम्मतुल वदा हो, ईद उल फितर का मौका हो, या उससे पहले बिहार की करारदादें हो, दिल्ली की करारदादें हो, वहां पर अवाम ने काले बिल्ले पहनकर, काले पट्टे पहनकर एहतजाज भी किया और इस बात को कहा कि मरकज के इस मुजवज़ा कानून की वो हिमायत नहीं करते हैं। फिर दूसरी तरफ से
सेंट्रल वक्फ बिल जो रखा गया है, इसमें जिस तरीके से कहा गया कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जी लाया जाए, ये भी एक बड़ा मामला है। फिर जेपीसी जो टेबल की गई थी 2024 में, उसमें भी इस बात पर एतराज किया गया था कि जनाब जिस तरीके से अफसरशाही को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और वक्फ की जायदादों को जिस तरीके से सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, यह हमें काबिल कबूल नहीं होगा। और उनका याद होगा कि इस बिल को लेकर पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर से लाहिदगी पसंद सोच रखने वाले मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक भी दिल्ली पहुंचे थे। पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी के सामने वो हाजिर हुए थे, अपनी बात को उन्होंने रखा था और अपनी बात रखते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि हालात वाकात मामलात को जेपीसी समझेगी और जगदम्बिका पाल साहब सब चीजों को सुनने के बाद मसवदा कानून तहरीर करेंगे। लेकिन जितने भी जेपीसी अरकान है, हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान है, उन्होंने जगदम्बिका पाल पर ही सवाल खड़े कर दिया। कहा कि जो एतराजात उनकी तरफ से रखे गए उसे हाशिए में भी जगह नहीं मिली है और उन्हें हटा दिया गया, इसलिए वो इस पार्लियामेंट की कमेटी को तस्लीम नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर ये टाइमलाइन थी जो हमने आपके सामने रख दी। आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि आज 12 बजे के आसपास पार्लियामेंट के अंदर वक्फ तरमीमी बिल जिसे जेपीसी से मंजूरी मिली है, इसे ऐवान के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। हंगामा शोर शराबा भी होगा, लेकिन हंगामे और शोर शराबे के बीच क्या ऐवान के अंदर 8 घंटे की बहस के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कल का दिन लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर होगी इस बिल को, और सबकी नजरें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा पर भी रहेंगी कि क्या इस बिल को रखा जाएगा। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वक्त तरमीमी बिल 2024 जिसे आज पार्लियामेंट के अंदर रखा जा रहा है, इसको लेकर 11:30 बजे वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने खदशात का इजहार भी करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन इंतहाई अहम। वक्फ तरमीमी कानून जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों के अंदर है, उसे अब टेबल किया जाएगा। किरण रिजिजू जो मरकजी वजीर है, उनका मानना है कि कानून मुहाफिज बनकर मुसलमानों के लिए खड़े होगा। जेपी नड्डा साहब ने इस तरीके की एश्योरेंस दी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और दीगर मजहबी पेशवाओं और लीडरों की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर एतराज किया जा रहा है। जो तरामीम इसमें की गई है, 14 तरामीम जिनको जेबीसी ने फिर मंजूरी भी दे दी, वो आपके सामने रखते हैं। उसमें यह कहा गया कि हुकूमत जो है अब खुद तयन करेगी कि कोई जायदाद वक़्फ़ की मिल्कियत कैसे बनेगी, यानी हुकूमत की इसमें मुदाखलत होगी। साथ ही साथ तमाम रियासतों में वक्फ बोर्ड की तश्कील होगी। हुकूमत का यह भी मानना है कि जो लड़ाइयाँ वक्फ केस के हवाले से अदालतों में चल रहे हैं उसमें अब कमी वाक़ा होगी। अच्छा, जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। जो जायदाद वक़्फ़ की जाएगी वो मिल्कियत होनी चाहिए, यानी मिल्कियत वाली जायदाद ही वक़्फ़ की जा सकती है। साथ ही साथ जो अतिया देने वाले हैं, यानी जो वक़्फ़ करने वाले हैं, पहले देखना होगा कि ख़वातीन को विरासत के हक़ से महरूम ना किया गया हो। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के लिए लाजिम होगा कि वो जो वक़्फ़ की गई ज़मीन है इसको ज़िला कलेक्टर के पास रजिस्टर कराए। तस्लीम शुदा कोई भी सरकारी जायदाद जो है, सरकारी जायदाद वक्फ नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ जो वक़्फ़ करने वाला हो कम से कम 5 साल तक ये इस्लाम पर कायम रहा हो। जो मुतनाज़ा ज़मीनें हैं जिन पर तनाज़ा चल रहा है उनको नए सिरे से उनकी तहकीकात की जाएगी। अच्छा, वक्फ बोर्ड के तश्कील में ख़वातीन की नुमाइंदगी होगी, इसको भी यकीन किया जाएगा। और जो वक्फ का पुराना कानून है इसका नाम भी तब्दील किया जाएगा। लेकिन आज जब भी बिल ऐवान के अंदर होगा तो हंगामा। सीधे पहले दिल्ली चलते हैं। ताबिश कमाल हमारे साथ है, हमारे दूसरे उज्जवल भी हमारे साथ ज्वाइन करें। ताबिश, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 बजे के आसपास वक्फ तरमीमी कानून को ऐवान के सामने रखा जा रहा है। जेपीसी के मेंबर्स की अपनी बात है, हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर्स की अपनी बात है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपनी बात है। इस बीच 12 बजे जो अहम तरीन मूव होने जा रहा है, किस तरीके से दिल्ली की सियासत बन रही है, क्योंकि इसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार और दीगर रियासतों के अंदर बराह रास्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसका असर जो है आसपास की रियासत पर तो पड़ेगा ही। सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में पुलिस को आज हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। लखनऊ से लेकर के और वेस्टर्न यूपी तक कई शहरों के अंदर पुलिस ने फ्लैग मार्च आउट किया है। हालांकि दिल्ली के अंदर भी आज राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गहमा गहमी वाला रहने वाला है। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज दिल्ली में पार्लियामेंट के आसपास वक्फ बिल के समर्थन में
प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इसमें बीजेपी के तमाम आला तरीन नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के साथ देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज सबसे जो जरूरी बात यह है कि 8 घंटे का समय इस बिल पर चर्चा के लिए रखा गया है, जिसमें 4 घंटे 40 मिनट भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से 7 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको नॉमिनेट किया है। वो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्फ बिल को लेकर के लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए तो दूसरी जो जमात है उनको भी समय दिया गया। 3 घंटे का जो समय है वो लगभग अपोजिशन को दिया गया है। तो कुल मिलाकर के दोनों को अपनी अपनी बात रखनी है। लेकिन अभी कुछ देर के बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में होने जा रही है और इसमें ये दोबारा से डिमांड की जाएगी कि जितने भी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका सपोर्ट ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो निगाहें है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर रहेंगी और दोनों ने ये कहा है कि हम वक्फ बिल की सपोर्ट में है और वक्फ बिल का हम साथ देंगे, क्योंकि कुछ डिमांड नीतीश कुमार की तरफ से रखी गई थी जिनको सरकार ने मान लिया है, जिसमें 3 अहम डिमांड थी। पहली उसमें यह रखा गया था कि जितनी भी पुरानी दरगाह मस्जिद खानखाएं हैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरकार ने इसको मान लिया है। दूसरी तरफ ये कहा गया था कि जो पुरानी तारीखों के से इसको लागू नहीं किया जाएगा, यानी जो लास्ट डेट्स है उस बिल का जो इम्पैक्ट है वो लास्ट डेट के जो लॉज हैं उन पर कोई इसका असर नहीं रहेगा। यानी ये आज के बाद से लॉ जो बनेगा या जो आज के बाद से बिल पेश होगा उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और तीसरी सबसे अहम बात यह थी कि जो डीएम या जिला अधिकारी कलेक्टर को जो पावर्स दी गई हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी जानी चाहिए। राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से हस्तक्षेप कर सके। राज्य सरकार को पूरी पावर होनी चाहिए कि वो क्योंकि ये जमीन का जो मुद्दा है, लैंड का जो मुद्दा है वो स्टेट से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। तो ऐसे में ठीक है ताबिश, मैं आपको रोक रहा हूं। उज्जवल भी हमारे साथ है ग्राउंड जीरो पर। उज्जवल, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं तो रात देर गए तक एक इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई। बीजेपी हेडक्वार्टर पर मीटिंग्स हुई, राजनाथ सिंह साहब वहां पहुंचे, अमित शाह साहब वहां पहुंचे, जेपी नड्डा साहब मीटिंग के अंदर थे और एक फ्रेम आउट करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से टैकल किया जाए। अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें तो नंबर्स तो कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं एनडीए के, वो चाहे तो इसको ला भी सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां जिनमें कांग्रेस है, फिर जेडीयू का भी एक अहम रोल है इस बिल के अंदर। जैसे अभी ताबिश बता रहे थे कि कुछ बातें मानी गई या कुछ चीजें नहीं है, तो अभी दिल्ली के आसपास का माहौल और आप पॉलिटिकल सर्कल्स, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स पर खड़े हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कितना आसान है आज का दिन? और अगर आप देखेंगे तो आज का दिन जो है वो आसान दिन नहीं रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये वो बिल है जिसको अगर आप देखेंगे तो खुद सरकार की तरफ से कहा गया है कि इतिहास में जितनी इस बिल पर चर्चा हुई है वो किसी भी बिल पर जो है वो इतना समय नहीं दिया गया है। जिस तरीके से इसको पहले जो है वो संसद के अंदर पेश किया गया, लेकिन उसके बाद इसको जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी में भी कई महीनों जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है वो बैठकें चली। खुद जगदम्बिका पाल का देखिए मैंने जो है वो पर्सनल इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने जो है वो बातचीत के दौरान बताया कि कैसे जो विपक्ष सांसद है इसमें मौजूद रहते थे, उनकी तमाम बातें जो है वो मानी जाती थी, लेकिन वो बाहर आकर जो है वो मीडिया के सामने बयान देते थे कि उनकी बातें जो है वो नहीं मानी जा रही है। ये खुद जगदम्बिका पाल ने मेरे से इंटरव्यू के दौरान देखिए जो बातचीत है ये बताई उन्होंने। और इसके बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कि पहले ये जो बिल है, ये जो विधेयक में जो संशोधन किया जा रहा है, इसको आप सामने आने दीजिए, इसको आप पढ़िए, उसके बाद जो है आप अपनी जो राय है इसके ऊपर रखिए। उनका ये कहना है कि कुछ जो विधायक, जो सांसद हैं या कुछ जो बोर्ड से जुड़े सदस्य हैं, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने देखे, अगर आप बात करेंगे तो तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बीजेपी से लेकर अगर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही है। कल भी 6:30 बिल्कुल पेदर पे मीटिंग का सिलसिला जारी है। उज्जवल आप हमारे साथ रहेगा, ताबिश भी है। ताबिश, आपके पास में आना चाहूंगा। जब हम फिगर्स की बात करते हैं तो 272 वोट चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 265 है, 265 वोट है। लेकिन अगर देखा जाए टीडीपी और जेडीयू को मिलाकर फिर ये आंकड़ा जो है वो 277 तक पहुंच जाता है, यानी एक जितने चाहिए उससे भी ज्यादा आंकड़ा है। लेकिन जब हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के पास 293 हैं। तो आज के दिन ये जो दो पार्टियां हैं जेडीयू और टीडीपी, इनका कितना अहम रोल रहने वाला है आज? देखिए, सबसे अहम चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास नंबर जो है मेजोरिटी से बहुत ज्यादा है।
इस वक्त 272 नंबर चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनके पास 293 293 नंबर्स हैं। टीडीपी, जेडीयू इंक्लूड चिराग पासवान, आरएलडी, जयंत चौधरी, सीताराम मांझी की पार्टी, हम ये सब मिलाकर के उनके पास और कुछ निर्दलीयों की सपोर्ट भी उनको दी गई है। तो 293 का जो फिगर है, म्यूजिकल फिगर है, वो पूरी तरह से उनके साथ में है। वहीं अगर देखा जाएगा जेडीयू और टीडीपी सपोर्ट नहीं करता है तो ये फिगर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने समर्थन की बात बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर अच्छा, दिया है। लेकिन ये एक पूरी चीज तरह बड़ा से इंपॉर्टेंट समर्थन हमने है। देखा था कि गुज़श्ता दिन जब बिहार में इफ्तार पार्टियां चली थी और इमारत शरिया वाला मामला सामने आया था, तो मुसलमानों के अंदर, तो बिहार के अंदर साफा खासा नाराजगी जेडीयू के लिए, तो वहां पर आगे चुनाव भी होने हैं। तो ये वाला मुंह अगर आज होता है तो ये कितना नुकसानदेह जेडीयू के लिए, और अगर वो इससे पॉलिटिकली खेल गए तो आने वाले चुनाव में कितना बड़ा फायदा जेडीयू के लिए? देखिए, ये नुकसान सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं होगा, ये नुकसान आंध्रा में टीडीपी के लिए होगा, जीतनराम मांझी के लिए होगा, चिराग पासवान के लिए होगा, राष्ट्रीय लोकदल के लिए होगा। जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको बड़ी तादाद में मुसलमान वोट करता रहे, खासतौर से क्योंकि बिहार के अंदर बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में अगर जेडीयू बहुत खुल करके इसका सपोर्ट करता है और सरकार से जो उन्होंने बात मनवाने के लिए शर्तें रखी हैं वो इस बिल में इंक्लूड नहीं की जाती है, तो मुसलमानों के बीच जेडीयू की पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी पूरी तरह से। यानी मुसलमान ये मान लेंगे कि जेडीयू उसी तर्ज पर चल रहा है जिस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। दूसरी तरफ सिर्फ अगर जेडीयू का हम बात नहीं करें, अगर हम रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो बड़ा मुस्लिम सपोर्टर उनके साथ रहे हैं। कैसर अली मेहताब जैसे जो चेयरमैन रहे हज कमेटी के, वो खुद उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक सिनेरियो बैठने जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम दिन में आपके पास दोबारा लौटेंगे 12 बजे जब ऐवान के अंदर कार्रवाई शुरू होगी। तो आज क्या कुछ ऐवान के अंदर होगा, थोड़ी बहुत अक्कासी हमने करने की कोशिश की, लेकिन याद रखिएगा ऐवान के अंदर कार्रवाई होगी और मामला जब अक़लियतों का होगा तो हाई अलर्ट पर एक नहीं कई रियासतों को कर दिया गया है। इधर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर आज सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी का हिसार सख्त कर दिया गया है। वक्त तरमीमी बिल पर आज बहस होगी 12 बजे और उससे कबल सिक्योरिटी दस्तों की तैनाती पूरे दिल्ली के अंदर कर दी गई है। न सिर्फ दिल्ली के अंदर कर दी गई है, इतलात और खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और वजीर आला उमर अब्दुल्ला, वजीर आला उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ, वो इस पूरे मामले पर खुद भी नजर बनाए रखे हुए हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से वक्त तरमीमी बिल 2024 को आज ऐवान के अंदर रखा जा रहा है और उससे कबल उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दीगर रियासतों के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। यह साफ कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से कि वक्त तरमीमी बिल को लेकर खदशात बहुत ज्यादा है और उन खदशात के पेश नजर सिक्योरिटी दस्तों को उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी पर, हाई सिक्योरिटी पर रख दिया गया है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है कि किसी भी तरीके की अफवाहबाजी को हवा ना दे, अमन कानून को खराब करने की कोशिश ना करें। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद और एनसीआर के आसपास के इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया। इस बीच उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह चुके हैं, जरा फटाफट से उमर अब्दुल्ला की उस बात को भी सुन लीजिएगा जिन्होंने ये कहा कि वो इस बिल की हिमायत में नहीं बल्कि इस बिल की मुखालफत में खड़े हैं और उनके मेंबरान आज एक बार फिर इस बात को यादा के साथ और इस बात को सख्ती के साथ बताएंगे कि अक्सरियत वाली रियासत जम्मू कश्मीर, जो मुसलमानों अक्सरियत वाली रियासत है, यहां पर भी इस बिल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। चलिए, हो रही है ना, मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना जरा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने इदारे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के ज़रिए हम करते हैं और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी पुरजोर जो है मुखालफत करेंगे।
हमारे मेंबरान पार्लियामेंट इस बिल को मुखालफत करेंगे, बता रहे थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनका क्या कुछ है वक्फ तरमीमी कानून को लेकर, क्योंकि आज 12 बजे ऐवान के अंदर जो ही टेबल किया जाएगा तो हंगामे के आसार साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के इसी का जारहाना अंदाज पार्लियामेंट के अंदर भी आज ये दिखेगा। लेकिन आपको जरा गोरखपुर भी लिए चलते हैं, जरा आवाम क्या कुछ बिल को लेकर सोच रही है, जहां पर हाई अलर्ट पर उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस को कर दिया गया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि रियासत मुख्तलिफ रियासतों के अंदर पुलिस हाई अलर्ट पर है। लेकिन यूपी के मुसलमान वक्फ तरमीमी कानून को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा फटाफट से हमारे नुमाइंदे ने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। तो संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा हम क्या गलत कर रहे हैं कि आपको संशोधन करने की जरूरत पड़ गई है? सरकार का आरोप यह है कि जो वक्फ की संपत्तियों पर पूरी तरीके से लूट खसोट हो रही है, उसके जो है तमाम लोगों द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। देखिए, आरोप लगाए किसी पे जा सकता है, उसे सिद्ध करना बड़ी बात होती है। सरकार ये सिद्ध नहीं कर पाएगी कि लूट घसोट हो रहा है। कोई भी आदमी जो संपत्ति मिली है, पहली बात आपको बता दें कि उस कानून के तहत, वक्फ एक्ट के तहत, हम किसी संपत्ति को बेच सकते ही नहीं है। हम अपनी संपत्ति को बचाने के लिए या कुछ काम करने के लिए, कहीं मदरसा खोलने के लिए, कहीं मस्जिद बनाने के लिए, कहीं कोई अदारा बनाने के लिए, कहीं गरीबों के लिए मेरेहाल बनाने के लिए, उसको किराएदारी के नाम पे दिया जा सकता है, जिससे वक्फ आमदनी बढ़ती है। इसलिए हम ये संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं और गरीब, मजलूम, यतीम, मिस्कीनों के लिए कुछ भला कर सकते हैं, इसलिए ये काम होता है। ठीक है, कहीं कोई एक होगा तो एक के चक्कर में पूरे को नुकसान पहुंचाया, तो ऐसा नहीं है। अच्छा जनाब, ये आप सुन रहे थे, कुछ रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन इस बीच 12 बजे पर सबकी नजर, छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा आपको बताएंगे कि नाम बदलने की सियासत उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, चलते चलते दिल्ली आई थी, लेकिन एक और रियासत के अंदर एक नहीं 1 दर्जन के करीब इलाकों के नाम बदले जाएंगे और उस इलाके के वजीर आला साहब ने खुद इसका ऐलान कर दिया। ये भी आपको बताएंगे। फिर आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नए कौमी सदर का ऐलान, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका खैर वक्त में प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप, और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि नाम बदलने की सियासत अब उत्तराखंड पहुंच चुकी है और उत्तराखंड में 15 मकामात के नाम बदले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये जो नाम बदलने की सियासत मुल्क में चल रही है, यूपी से इसकी शुरुआत हुई, फिर दिल्ली,
हरियाणा और अब उत्तराखंड पहुंच गए और उत्तराखंड में अब 15 मकामात के नाम बदले जाएंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, कई ऐसे अजला है जहां पर नाम जो है वो बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर धामी ने ये बताया है कि 15 मकामात के नाम बदलने का उन्होंने ऐलान किया है और कहा कि ये फैसला मुकामी लोगों के जज्बात और विरासत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि 15 मकामात के नाम तब्दील किए जाएंगे और कहा कि ये नाम जो है उन मकामात को उन शख्सियात के नाम से मंसूब किया जाएगा जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की और हिंदुस्तान की सकाफत और फ़ख्र को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है। उत्तराखंड के भगवानपुर ब्लॉक में औरंगजेबपुर का नाम अब तब्दील करके शिवाजी नगर रखा जाएगा। बहादुराबाद ब्लॉक में गाजेवाली का नाम बदलकर आर्या नगर, इसी तरह चांदपुर का नाम बदलकर ज्योति बाफुले नगर। नरसिंह ब्लॉक में महमूदपुर जाट का नाम तब्दील करके मोहनपुर कर दिया जाएगा और खानपुर का नाम तब्दील करके जानपुर का नाम तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा अम्बेडकर ब्लॉक का नाम भी तब्दील किया जाएगा। इन मकामात के अलावा राशनपुर, अकबरपुर, फाजिलपुर, तमाम जो मुस्लिम नाम हैं उनका बदलकर जो हिंदू देवी देवताओं के नाम हैं उनके साथ मंसूब किया जाएगा। औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर होगा और इसी तरह ये जो मुल्क में नाम बदलने की सियासत चल रही है, फिलहाल उत्तराखंड में भी अब इसके असर देख रहे हैं जहां पर 15 की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर इत्तला आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और ये साफ कर दिया है कि अवामी उमंगों और रियासती कल्चर हेरिटेज को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला पुष्कर सिंह धामी साहब की तरफ से लिया गया है ये खुशाइंद है और इससे जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी हो रही है। मानवीर चौहान जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया इंचार्ज है उत्तराखंड के, उनकी तरफ से बयान जारी करते हुए सरकार की हिमायत का ऐलान भी कर दिया गया है। धनराज गर्ग हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं उत्तराखंड से। धनराज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाम बदलने की सियासत योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू की गई और कई बड़े नाम उन्होंने तब्दील किए और बाद में हमने देखा कि यूपी के अंदर पॉलिटिक्स भी चेंज होती हुई नजर आई। वो पॉलिटिक्स दिल्ली पहुंची और दिल्ली के अंदर भी हमने देखा कि एक के बाद एक रेजोल्यूशंस इन दिनों ऐवान के अंदर है, असेंबलीज के अंदर है और नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। अब इतला और खबर हमारे पास ये है कि चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड जो है धामी साहब, उनकी तरफ से तकरीबन 15 ऐसी जगहें हैं जिनके नाम तब्दील किए जाएंगे। क्या ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तहत नाम चेंज किए गए हैं और अवाम जो लोकल है उनका रिएक्शन इस पूरे मामले पर किस तरीके का है उत्तराखंड के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं नाम बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई शहरों के नाम बदलकर अन्य नाम रखे गए थे और वहीं देखिएगा कि इलाहाबाद का भी नाम बदला गया था और जिसका नाम प्रयागराज रखा गया था और उसके बाद से अब जो पूरी सियासत है वो दिल्ली से होती हुई कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर आ टिकी है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार शहरों के नाम बदले गए थे तो इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी अब नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जिलों के अंदर 15 जगह ऐसी हैं कि जिनके नाम बदले गए। यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून में भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं, जहां पर मियाँ वाला की जगह रामजी वाला रख दिया गया है। इसी तरीके से हरिद्वार के अंदर, नैनीताल के अंदर, उधम सिंह नगर के अंदर तो नाम बदले गए हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तराखंड की तस्वीर बदलने के लिए नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है बल्कि विकास करने की आवश्यकता है। और विपक्ष ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, इसलिए नाम बदले जा रहे हैं, क्योंकि एक विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं इससे आहत हुई है। और क्योंकि जो नाम ऐसे थे कि जो मुसलमानी नाम नजर आते थे, चाहे मैं मियाँ वाले की बात करूं या अन्य ऐसे जगहों की नाम की बात करूं, तो उनके नाम बदलकर कहीं ना कहीं विरासत और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं उनके नामों में बदलाव किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए ये बताया था कि जो नाम बदलने का सिलसिला है वो इसलिए किया गया है
ताकि जो युवा हैं वो संस्कृति को समझ सकें, अपनी विरासत को समझ सकें। और इसके साथ ही जो जन सरोकार की जो बातें आती हैं सामने, कहीं ना कहीं जन भावनाओं के अनुरूप ही ये नाम बदले गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ धनराज ज्वाइन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि मुख्यमंत्री ने बाज़ाब्ता तौर पर क्लियरेंस दे दी है। एक नहीं 15 के इलाके ऐसे होंगे जिनके नाम तब्दील किए जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेकर तमाम चीज़ों में ये चीज़ें आपको अब दिखेंगी। बढ़ते हैं जी आगे, जरा फटाफट से आपको बताते हैं कौमी जमात भारतीय जनता पार्टी के लिए नए सदर का ऐलान। और इतलात और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टेज सेट कर दिया गया है। नए सदर का ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। और इतलात और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नए कौमी सदर का ऐलान पार्लियामेंट के इजलास के फौरन बाद करेगी। पार्लियामेंट का इजलास खत्म होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने नए कौमी सदर का ऐलान करेगी। और फिलवक्त पार्टी ज़रा ने इस बात की तस्दीक कर ली है कि 13 रियासतें ऐसी हैं जहां पर तमाम तर तंजीमी इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। ब्लॉक से लेकर तहसील, तहसील से लेकर जिला और जिला से लेकर पार्टियों के पार्टी का जो इंतखाब है वो मुकम्मल हो गया है। और नए सदर जो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जो वजीर सेहत आजकल है मरकज के अंदर, उनकी जगह लेने जा रहे हैं। और ये इतलात खबर आ रही है कि पार्लियामेंट का इजलास खत्म होने के फौरन बाद एक महा इजलास भारतीय जनता पार्टी का होगा जिसमें नए सदर का ऐलान किया जाएगा। और फिल वक्त याद रखिएगा, यह माना जा रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन 4 अप्रैल को खत्म हो रहा है। 10 या 12 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपने नए सदर का ऐलान कर सकती है। और ये नए सदर का ऐलान तब हो रहा है जब लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुल्क भर के अंदर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी अब तक अमूमन उत्तर प्रदेश से रहा है, कर्नाटका से रहे हैं, तमिलनाडु से रहे हैं, बंगाल से भी रहे हैं। और अब ये इतलात है कि अब की बार थोड़ा हट के फैसला भी हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ संगठन जो बैकएंड पर बीजेपी के हैं उनके साथ भी सलाह मशवरा जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। और अगले हफ्ते आखिर तक नए सदर का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा। बीजेपी के मौजूदा सदर जो 3 साल की मुद्दत थी वो मुकम्मल हो गई थी, उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन मिला था क्योंकि 2024 के इंतखाबात चल रहे थे। और 2024 के इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद अब दोबारा से पार्टी ने अपने तमाम इंतखाबी दंगल को पूरा कर लिया है विद इन द पार्टी। और इतला ये है कि पार्लियामेंट का इजलास खत्म होने के साथ ही ये बड़ा ऐलान भी किया जाएगा। 4 अप्रैल को पार्टी पार्लियामेंट का इजलास खत्म हो रहा है। 12 से 15 के दरमियान बताया जा रहा है कि बीजेपी का एक अहम तरीन इजलास होगा जिसमें तमाम अरकान को तलब किया जाएगा। तमाम मुल्क से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अरकान है उन्हें तलब किया जाएगा। मुख्तलिफ इकाइयाँ जो बीजेपी की हैं उन्हें दिल्ली तलब किया जाएगा, जिसके बाद जेपी नड्डा के बदले कौन नए सदर होंगे उसका ऐलान भी किया जाएगा। फिलहाल बहुत सारे नाम गर्दिश में है, लेकिन ये बीजेपी है जहां कुछ भी मुमकिन है और किसी के भी सर पर ताज आ सकता है। इंतजार सिर्फ 10 तारीख तक का है, क्योंकि 4 अप्रैल को इजलास खत्म हो रहा है और 10 के बाद बीजेपी किसी भी दिन नए सदर का ऐलान कर सकती है। चलिए जी, ये थी भारतीय जनता पार्टी के हवाले से खबर। इस पर सबकी नज़र रहेंगी कि 4 अप्रैल के बाद कौन भारतीय जनता पार्टी का नया सदर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ बैन अवी खबरों की करते हैं और आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार है। पे दर पे धमकियों का सिलसिला जारी है, एक दूसरे पर धमकियाँ दी जा रही है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है और कहा कि एक बड़ा फौजी हमला ईरान पर किया जाएगा। इधर अमेरिका ईरान ने भी पलटवार किया है और ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जौहरी हथियार तैयार कर लेंगे। आपको बता दें कि दोनों मुल्कों के दरमियान लगातार जो कशीदगी का माहौल है वो बरकरार है और इस दरमियान एक दूसरे पर धमकियाँ दी जा रही है। और एक तरफ से जो ईरान की सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरीके की कोशिश की तो जौहरी हथियार से उनको इसका सामना करना पड़ेगा। इधर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर जो ईरान है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो वो एक बड़ा हमला ईरान पर कर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह के मुशीर खास की तरफ से ये बयान रात देर गए जारी कर दिया गया है। और अली खामनेई के जो मुशीर खास हैं उन्होंने तेहरान के अंदर इस बात की वजाहत कर दी है
कि अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, ताहम बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ख्वाब देख रहा है कि ईरान को ख़त्म किया जाएगा और इजराइल की मदद की जाएगी, दरअसल वो ख्वाब गफलत में है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई की गई तो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल यहाँ से किया जाएगा। ये बड़ा बयान तब सामने आया है जब कोशिश की जा रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच मुज़ाकराती अमल तेज़ हो, लेकिन कल ABC को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने मंसूबे पर दोबारा बात की तो उसके फौरन बाद जवाब अली लारजानी की तरफ से भी सामने आया, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि अली खामनेई साहब की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मुज़ाकरात के दरवाजे हम बंद नहीं करते हैं, लेकिन बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं, बिलवास्ता कतर के जरिए से मुज़ाकरात होंगी। और अगर एक कदम भी यहाँ की ओर बढ़ाया गया तो इसका नतीजा इंतहाई खतरनाक होगा। ईरान की तरफ से पलट जवाब भी दे दिया गया है। चलिए जनाब फटाफट से जरा मशरिकी वस्ता की भी एक खबर से आपको बाखबर करती है और बात जरा इजराइल की भी करते हैं, जहां पर इजराइल बमबारी लगातार जारी है और इजराइल की तरफ से एम्बुलेंसों को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली अफवाज की तरफ से एम्बुलेंसों को निशाना बनाया गया है और 8 अफराद की लाशें जिनका ताल्लुक क्रिसेंट मेडिकल से है, रेड क्रिसेंट लाल हिलाल से है, रेड क्रिसेंट के साथ है, उनके साथ उनकी लाशें मिली है। कुल मिलाकर सुबह से लेकर कल रात से लेकर आज तक 14 डॉक्टरों ने भी नीम तिबी हमले की जो है वो लाशें बरामद कर दी गई है। पैलेस्टाइन रेड क्रिसेंट सोसाइटी PRCS की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि गजा के अंदर सिविल डिफेंस एजेंसियां और अक़वाम मुत्तहिदा के एम्प्लॉइज को भी निशाना बनाया जा रहा है। और कल से 14 लोगों की मौत फ़लस्तीन के अंदर हुई है जिनका ताल्लुक मेडिसिन से था, यानी जहाँ वो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, ड्राइवर था और ज़्यादातर उसमें रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो ज़मीन पर इमदादी अमल को आगे बढ़ाती है उन्हें निशाना बनाया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इस हमले की तस्दीक कर दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने भी हमले की तस्दीक की है और रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो फ़लस्तीन के अंदर है उन्होंने भी इस हमले की तस्दीक की है और ये कहा है कि 14 लाशें अभी तक उन लोगों की कल से बरामद कर ली गई है जो इस हमले की जद में आ चुके हैं। चलिए जनाब इसराइल और जब हम मशरिकी वस्ता की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी बताते चले कि नेतन्याहू का एक बार फिर बयान सामने आया है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का बड़ा बयान, जंग जदल के बीच, जबर ज्यादती के बीच इजराइल के अंदर इजरायली वजीर आजम का बड़ा बयान सामने आया है और बयान ये है कि वो राहदारी देने के लिए तैयार है। यानी जंग के अंदर उन्होंने कहा कि अगर हमास के लोग और उनके लीडर्स हथियार छोड़ दे और हथियार छोड़कर वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें रास्ता दिया जाएगा। नेतन्याहू का बड़ा बयान कि मुसल्लह ग्रुप अपने हथियार डाल दे। इजरायली वजीर आजम की हमास रहनुमाओं को गजा से निकलने की पेशकश और साथ साथ शर्त भी जाहिर कर दी कि मुसल्लह ग्रुप अपने हथियार छोड़ दे, हम उनके लिए राहें खोल देंगे निकलने के लिए। फलस्तीन की जबरी बेदखली के ट्रंप के मंसूबे पर अमल करते हुए नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने इतवार को हमास के रहनुमाओं को गजा छोड़ने की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी कि मुसल्लह ग्रुप अपने हथियार डाल दे। इजरायली वजीर आजम का मानना है कि इजरायली काबीना ने इस मामले पर बात की है कि जंग के दौरान भी बातचीत हो और रास्ता खोल दिया जाए। अब हमास तक है कि वो कितना जल्दी ये खाली करते हैं इलाका और मुकम्मल कंट्रोल बहुत जल्द फलस्तीन का, गजा पट्टी का इजराइल के हाथ में चला जाएगा। यह बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान रात देर गए जारी दोबारा कर दिया गया है। चलिए जनाब यहाँ पर एक छोटा सा वक्फे के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ कह रही है, कहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं और सियासी उफक पर आज क्या कुछ होने जा रहा है। छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पे हम दाखिल हो गए हैं। यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से बड़ी अहम खबरें वो आपके सामने रखेंगे और बात कुटवा ऑपरेशन के हवाले से करेंगे, क्योंकि कुटवा ऑपरेशन अब आज 11वें दिन में दाखिल हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को मजीद वसी कर दिया गया है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि मुसल्लह मिलिटेंटों की हलाकत तक ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि कुटवा के साथ साथ जो इर्द गिर्द इलाके हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्स के इजाफी दस्ते जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। मुश्तबा अफराद पर जहाँ सिक्योरिटी फोर्स की कड़ी नज़र है, फिजा से भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन और दीगर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। वहीं पुलिस की तरफ से आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो मुश्तबा कुटवा के साथ साथ सांबा, पूंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, जम्मू, यहाँ पर भी सिक्योरिटी को मजीद मुतहरिक किया गया है। और आपको याद होगा कि इस ऑपरेशन की शुरुआत हीरानगर से हुई थी, जहाँ पर कुछ मुश्तबा अफराद को देखा गया था। उसके बाद वहाँ पर मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ, फिर हमने देखा कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स को भी नुकसान उठाना पड़ा। 4 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो इसमें जाँ बाग हुए, जबकि 2 मिलिटेंटों को भी हलाक कर दिया गया और बाद में भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद हुआ। लेकिन एक दिन पहले फिर पंचतर्ती के मकाम पर भी सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ। लेकिन बाद में खबर यह आई कि मिलिटेंट कहीं ना कहीं फरार होने में कामयाब हुए। लेकिन उन मिलिटेंट को जेर करने के हवाले से सिक्योरिटी फोर्स को मजीद मुतहरिक किया गया है, मजीद सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं और मिलिटेंट की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। सीधा अपने नुमाइंदगी, इससे पहले कि हम अपने नुमाइंदगी के पास चलेंगे, इधर जो नालिन परबात डीजीपी जम्मू कश्मीर है, उनकी इस सूरत पर कड़ी नज़र है। और आपको बता दें कि कुटवा झड़प के हवाले से एक आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ है और इस इजलास की सदारत खुद डीजीपी नालिन परबात जो है उन्होंने की है। और इसमें जो ताज़ा सूरत या मौजूदा सूरत इस वक्त कुटवा और ख़ासकर जो जम्मू सूबा है उस हवाले से इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास के अंदर अहम तरीन मामला ये था कि विलेज डिफेंस गार्ड जो जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तैनात कर दिए गए हैं, उन विलेज डिफेंस गार्ड्स को मजीद बाइख्तियार और बासलाहियत बनाया जाए ताकि मुश्तबा हालात की केयर और मुश्तबा अफराद को देखते हुए वो बर वक्त कार्रवाई भी कर सके। डायरेक्टर जनरल पुलिस नालिन प्रभात के हमरा IGP जम्मू थे, जिन्होंने कॉमिंग ऑपरेशन पर रिव्यू लिया है और यह फैसला लिया गया कि डोडा, रियासी, रजौरी, उधमपुर और कठुआ के अंदर इजाफी दस्तों की तैनाती बरकरार रहेगी और हर मुमकिन ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक उन मुश्तबा अफराद की नकलामन न थम जाती और उन्हें कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता है, जो गुज़श्ता दिनों से लगातार नजरों के सामने आकर ओझल हो जा रहे हैं। तो बड़ी खबर यह कि विलेज डिफेंस गार्ड्स की तैनाती तकर्रुरी और उन्हें बाइख्तियार बनाने के साथ साथ उन्हें एडवांस हथियार देना यानी जदीद आलात से लैस करने के हवाले से भी तबादले ख्याल किया गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस नालिन प्रभात ने कल जब ये इजलास किया था तो उसमें IGP जम्मू रेंज भीमसेन तुलसी साहब भी मौजूद रहे, कठुआ रेंज के DIG और दीगर अफसरान भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिस दौरान ये फैसला लिया गया कि ऑपरेशन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक उन मुश्तबा अफराद को मारा नहीं जाता है जो मुसलसल इस इलाके के अंदर पेशकदमी कर रहे हैं। अपने नुमाइंदे ऋषि खजूरिया के पास हम सीधे चलेंगे। ऋषि जरा अपडेट करें, ऑपरेशन का आज गालिबन 11वां दिन है। नालिन प्रभात साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन कंटिन्यू रहेंगे। लोकल गैदरिंग यानी लोकल इंफॉर्मेशन पर सबसे ज्यादा रिलायबल इस वक्त पुलिस है, जिसको लेकर हर मुमकिन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नालिन प्रभात जी ने ये पहले ही साफ कर दिया था जब कठुआ के जुठाना इलाके से पहले श्रीनगर के सिन्याल इलाके में जो आतंकी मूवमेंट देखी गई थी, उसके बाद जब 4 दिनों तक ऑपरेशन चला, उन्होंने ये चीजें स्पष्ट कर दी कि जब तक ये आतंकी यहाँ इनको जो है न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता तब तक ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये जो कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश है ये आतंकी के साथ राजबाग के जुठाना इलाके में होता है, सुफियान इलाके में होता है, वहां पर भी ऑपरेशन चला, वहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया, हमारे 4 जवानों की इसमें शहादत हुई। लेकिन उसके बाद जब इनकी मौजूदगी दोबारा से उसी इलाके से कुछ आगे दूरी पर जाकर ये जो बिलावर का पंचतीर्थी इलाका है वहां पर पहाड़ों में ये दोबारा से कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश होता है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा फायरिंग हुई। लेकिन अभी के हालात ये है कि इसमें कुछ इंजरीज होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब ये
किस तरफ की इंजरीज है इसको लेकर अभी तक कोई भी जो जानकारी है वो सामने नहीं आ रही। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन को लगातार तेज किया जा रहा है। ऑपरेशन मांडली, बिलावर के जो इलाके हैं, फिनतर के इलाके हैं, उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर भी ऑपरेशन को तेज किया गया है। जब हम देर शाम तक वहां ग्राउंड पर मौजूद थे तो वहां पर और ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तैनाती है वो कर दी गई थी, क्योंकि रात का समय था। यहाँ ऑपरेशन लगातार तेज चले, आतंकी यहाँ से एस्केप करके ना चले जाएं, ये ऑपरेशन इसलिए लगातार तेज किया गया। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से आज 11वां दिन हो चला है इस ऑपरेशन का, कब तक ये 3 आतंकी जो है वो इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिसको लेकर अभी जो कार्रवाइयां हैं वो तेज की जा रही है। लेकिन लगातार लोगों का सहयोग मांगा जा रहा है। खासतौर पर इस पर्टिकुलर बेल्ट की बात करें, ये काफी टफ टेरेन है, सिंगल घर है पहाड़ों पर, तो कहीं यहाँ पर ना आ जाए, इसको लेकर लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। और मैं बता दूंगा यहाँ के जो वीडीजीज है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पुलिस के साथ, और लगातार अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई भी मूवमेंट यहाँ पर रिपोर्ट होती है तो फौरन इतला करके हमें इन्फॉर्म किया जाए, ताकि इस कार्रवाई को और तेज किया जाए। मैं आपको बता दूं कि जब उच्च दरिया की हम बात करते हैं, ये भी एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है। तो वहीं पर पंचतीर्थी का जो इलाका बिलावर का, यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर के पास जहाँ पर गोलियां लगी, वहां के लोगों को भी ये कहा गया कि आप डरे ना, वहां पर भी पूरी तरह से मोर्चा सिक्योरिटी फोर्स ने संभाला है। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार जो 11वां दिन ऑपरेशन का है, इससे सारी चीजें साफ हो जाती हैं कि मकसद एक ही है कि आतंकी को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए और हालातों को सामान्य किया जाए, जिसको लेकर जिस लगातार तरह से हमने ऑपरेशन देखा, पहले जारी है। हीरानगर से इसकी शुरुआत हुई जहां पर मुश्तबा अफराद को देखा गया और बाद में वहां पर इनकाउंटर भी हुआ। उसके बाद कल हमने देखा पंचतंत्र के मुकाम पर मुख्तसर इनकाउंटर हुआ। तो ये जो हम देख रहे हैं कि एक जगह से फिर दूसरी जगह शिफ्ट होना, क्या ये हम ये माने कि ये अलग अलग ग्रुप मिलिटेंट के हो सकते हैं या एक ही ग्रुप है जो इधर से उधर मूव कर रहा है? इसके ऊपर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये इनपुट जरूर सामने आए थे कि 10 आतंकी जो वो हो सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, जो कि 5 आतंकी थे, हीरानगर के सन्याल से यहाँ राजबाग के जुठाना सफैन तक पहुंचे, और उसके बाद ये पंचतीर्थी इलाके में जो है वो इनकी मौजूदगी है। तो इसमें 2 आतंकी को तो पहले ही मार गिराया है और 3 आतंकियों की मौजूदगी लगातार बताई जा रही है। तो ये वही ग्रुप हो सकता है हीरानगर के सन्याल का, जो कि इसमें तमाम चीजें डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नरेंद्र प्रभात जी ने भी सामने रखी थी। लेकिन बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया आसामा से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि आज कुठवा ऑपरेशन जो है 11वां दिन है और आज भी तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। साथ ही साथ कुठवा के जो आसपास के इलाके हैं इर्द गिर्द, वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्स के बाहरी नफरी को तैनात किया गया है और पुलिस ने साफ कर दिया कि जब तक मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तब तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात वादी कश्मीर के करते हैं और आपको बता दें कि वादी कश्मीर में आग वारदातों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शुमाली कश्मीर से लेकर जुनूबी कश्मीर और जुनूबी कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर में आग न थमने वाला सिलसिला जारी है। साथ ही साथ यह आग अब जंगलात में भी फैल गई है और कई जंगलात इस वक्त आग की लपेट में हैं। सबज सोना जो है वो राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। आपको बता दें कि पूरे सूबे कश्मीर में अलग अलग आग की वारदातें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रोनमा हुई हैं और अभी भी जो खासकर जंगलात है वो आग की लपेट में है। टंगमर्ग के जंगलात की कंपार्टमेंट नंबर 33 में गुलडारा में भयानक आग उठी है, जिसकी वजह से जो सरसब्ज छोटे दरख्त है वो आग की जद में आ गए हैं। अगरचे फायर सर्विस, खाग महकमे जंगलात और मुकामी लोगों ने पूरी रात आग बुझाने में मसरूफ थे, लेकिन अभी भी इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। इधर DFO टंगमर्ग और तमाम मुकामी लोग जो है उन्होंने इंतज़ामिया से अपील किया कि इस हवाले से फौरी इकदाम उठाए जाए ताकि ये जो सबज सोना है इसको बचाया जाए। वहीं आपको बता दें कि टंगमर्ग के ही कहीपोरा इलाके में दौरान शब एक रिहायशी मकान में भी आग लगी है, जिसके नतीजे में मुश्ताक अहमद भट्ट का ये रिहायशी मकान है जो जलकर खाकस्तर हुआ है। आग बुझाने की अगरचे कोशिश की गई, लेकिन मकान के अंदर जो साजो सामान था वो राख की ढेर में तब्दील हुआ है। शुमाली कश्मीर से भी इतलात है कि शुमाली कश्मीर के मावर हंदवारा में दौरान शब आग की एक वारदात में एक गाँव खाना खाकस्तर हुआ है। इधर जुनूबी कश्मीर से भी इतलात है, जुनूबी कश्मीर के शांगिस के जो जंगलात है वहाँ पर भी आग बेकाबू नजर आ रहा है, क्योंकि कई दिनों से लगातार आग के वारदात जो है वो वहाँ पे रोनमा हो रही है और जो आसपास की बस्ती है, रिहायशी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको ख़तरात का खदशा रहता है। तो उन्होंने भी इंतज़ामिया से अपील की है कि इसकी तरफ फौरी तवज्जो दी जाए। तो कुल मिलाकर गुज़िश्ता 24 घंटे की बात करें तो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आग वारदातों का न थमने वाला सिलसिला जारी है
शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर और फिर वस्ती कश्मीर में भी आग की वारदात जो है वो पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लगातार उनमें हो रहे हैं। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इशफाक हमारे साथ है टंगमर्ग से। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। ये जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, भयानक तस्वीरें हैं। रात देर गई कि जब टंगमर्ग के एक तरफ से जंगलात आग की लपेट में, तो दूसरी तरफ रिहायशी मकान में भी आग लगी है। क्या कुछ पूरी तफसील आपके पास है? जी बिल्कुल। जो अगर हम वादी कश्मीर के वस्ती जंगलात, सरसब्ज जंगलात की बात करेंगे तो नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक जो है कल जो है मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में जो है सरसब्ज जंगलात में आग नमूदार हुई है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अगर हम गुलमर्ग के जंगलात की बात करेंगे, ये गुगलडारा का कीना वाली का इलाका है जहाँ पर कल 8 बजे के करीब जो है आग नमूदार हुई है। और उसके बाद में महकमा को ये इतला मिली कि इस इलाके में वसी पैमाने पर आग जो है फैली है। बाद में यहाँ से जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और जो मकामी लोग हैं वो इलाके की ओर रवाना किए गए हैं और उन्होंने आग जो है बुझाया था। ताहम सुबह की इतलात हमें यही महसूल हुई कि दोबारा से इस इलाके में जो है उन घने जंगलात में आग नमूदार हुई है और अभी भी वहां पर दोबारा से आग बुझाने की कोशिश जो है जारी है। वही अगर हम इसी सब डिवीजन गुलमर्ग की बात करेंगे, खईपुरा का इलाका है और खईपुरा इलाके में शाम देर गए एक रिहायशी मकान जो मुश्ताक अहमद भट्ट का मकान है उसमें आग नमूदार हुई है। और वहां पर हम ये कह सकते हैं कि फायर सर्विस को जो है थोड़ा सा लेट इस वजह से हुआ क्योंकि रास्ता वहां पर नहीं है और उस रास्ते की वजह से क्योंकि काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद में वहां पर फायर सर्विस पहुंचे और मुतलका जो इंतजाम है कि अफसरान है, तहसीलदार हो या पुलिस हो, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने आग पे काबू तो पा लिया है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो काफी खफा नजर आ रहे थे क्योंकि गुज़श्ता कई बरसों से यहाँ पर जब भी इंतखाबात हुए तो यहाँ के लोगों को कहा गया कि ये बड़ा वसी इलाका है, यहाँ पर इस इलाके में फायर सर्विस अमले को तैनात किया जाएगा। लेकिन सिर्फ वादे तो किए गए, वो वादे जो है जमीन पर अमलाए नहीं गए हैं। उस हवाले से यहाँ के लोग भी काफी जो है इंतजाम ऐसे खफा है। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह से यहाँ पर जो वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे हो। वही अगर जंगलात की बात करेंगे हुजूर साहब की, पूरे जंगलात में जो ये आग फैलती है इस हवाले से महकमा ने भी जो एडवाइजरी जारी की है, लेकिन उस एडवाइजरी पे मुझे लग रहा है कि अमल नहीं हो रहा है क्योंकि जिस तरह से हर साल मार्च अप्रैल में यहाँ पर महकमा करोड़ों के रुपए खर्च करके शजरकारी मुहिम कर रहे हैं। उस हवाले से मकामी जो सिविल सोसाइटी मेंबरान है या बहुत सारे जो ऐसे रजाकाराना तंजीमें हैं उन्होंने ये यहाँ पर इंतजामिया को मशवरा दिया था कि इन इलाकों में जो वसी तर जंगलात हैं इनमें एक पिट्स बनाए जाने चाहिए थे क्योंकि फंड्स तो इनके पास काफी है लेकिन पिट्स की कमी है। उन पिट्स में अगर पानी जमा रहता तो इस तरह के जो आग जो नमूदार होती तो वहां पर उन पे कंट्रोल पाया जाता है। लेकिन सिर्फ महकमा शजरकारी और वो शजरकारी जो है ग्राउंड पे मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी बेकारी नजर आ रही है। न शजरकारी पूरी तरह से हो रही है और न महकमा ये जंगलात को सरसब्ज जंगलात को बचा पा रहा है इस वक्त। चलिए, बहुत शुक्रिया इशफाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। टंगमर्ग के जंगलात में आग लगी है, इधर जनूबी कश्मीर में भी जंगलों में आग लगी और कल से बहुत ज्यादा वायरल वीडियोस दोबारा से आ रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जंगल की आग बुझ जाए, रहमत बारान एक बार फिर से आ जाए ताकि ये आग जो बहुत तेजी के साथ फैल रही है जंगलों के अंदर ये थम जाए। इस बीच साउथ कश्मीर के एक मेंबर असेंबली ने अपने ट्विटर हैंडलर और फेसबुक पर यह तहरीर किया कि जंगलों की आग क्या कुदरती तौर पर लग रही है या ये आग लगाई जा रही है। तहकीकात का मुतालबा वो कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिदार में बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं डॉक्टर बशीर वीरी, उनका ये बयान आया है और बयान की नज़ाकत को जब आप समझते हैं और खंगालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अलार्मिंग सामने आती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पूरे मामले को देखा जाए कि आखिर इस तरीके से क्या हो रहा है कि इतनी भयानक आग जो है वो लग रही है। चलते हैं जी आगे। बात ज़रा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़ा बयान सामने आया है और अक़वाम मुत्तहिदा का मुबस्सिर दफ्तर जो श्रीनगर के अंदर कायम है उस पर अपनी उन्होंने राय रखी है। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के बदलते हालात के बीच अब UN इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ऑफिस जो पीस ऑफिस है, UN ऑफिस जिसे आप कहते हैं श्रीनगर के अंदर, उसकी कोई वक़्त बाकी नहीं रही है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का मुबस्सिर का दफ्तर श्रीनगर और जम्मू के अंदर बंद करने का फैसला वजारत खारजा का है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का डोमेन है, इस ज़मन में वो कुछ भी नहीं बता सकती है। एक तरफ से ये कहा, दूसरी तरफ से उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से हिजरत किए हुए कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान जिन्होंने अपने घर बार छोड़े हैं वो वापस अपने अपने इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर हो सकते हैं। हालात आहिस्ता आहिस्ता करके मामूल पर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का मानना था कि बेरोजगारी का मामला तो है लेकिन 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके दिए गए। उनका मानना था
कि जनाब सूरत हाल दो तरह की है। एक वो वक्त जब लेफ्टिनेंट गवर्नर तमाम मामलात को देखता था, वो सबके सामने आया बया है कि तरक्की, इंसाफ, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हमारी थी जिस पर हमने खुलकर काम किया है। ताहम मौजूदा हुकूमत अगर इन्हीं नक्श कदम पर आगे चलकर रियासत को आगे बढ़ाना चाहती है तो हम उनके हाइल रुकावट नहीं बनेंगे। ताहम मौजूदा वक्त के अंदर रियासती हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बीच में किसी तरीके का कोई भी टकराव नहीं है। उनका मानना है कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तमाम तर बातें दर्ज है कि राजभवन को इख्तियार कितना है और मौजूदा हुकूमत को इख्तियार कितना है, और यही इख्तियारों की बात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने अपने खुसूसी इंटरव्यू के अंदर बताई है। अब जब एक तरफ से यह हो रहा है तो दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पर कल से सवाल भी है, और सवाल यह है कि कल जम्मू कश्मीर इंतजामिया के केएस काडर के अफसरों के तबादले और तकर्रियां की गई। 84 के करीब तकर्रियां और तबादले हुए और ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जारी हुए, यानी प्रपोजल वेट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर केएस जूनियर केएस अफसरों का दायरे इख्तियार उमर अब्दुल्ला साहब का है, और मुबस्सिरीन जो सोशल मीडिया पर है वो लिख रहे हैं कि शायद उमर साहब 2 दिन ईद बना रहे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस काम कर रहा था। तो ये बात बड़ी ज़िमनन याद पड़ी मुझे, तो मैंने कहा कि आपको बताते चले कि सोशल मीडिया कितना वाइब्रेंट है और हर एक चीज़ को बारीक बीनी से देखते हैं कि आईएएस अफसरों के तबादले तकर्रियां एलजी ऑफिस करें, ये सेट क्राइटेरिया है, लेकिन जूनियर के स्केल अफसरों के तबादले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से वेट होकर अगर आएंगे तो क्या ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सवाल है? एक बड़ा सवाल है, शायद जवाब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जरूर देगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात उस कौमी शाहराह की करते हैं जो एक तायिन वक्त से पहले ही खोल दी गई और पुरमशक्कत हालात के बीच बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के कौमी शाहराह पर सफर को हरी झंडी दिखा दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बार जो इसके लिए मुतय्यना मुद्दत थी उससे पहले ही जो ये अहम शाहराह है इसको ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। श्रीनगर लद्दाख शाहराह को ट्रैफिक के लिए मिलाकर बहाल कर दिया गया है और इस बार सिर्फ 33 रोज तक ही ये अहम शाहराह बंद रही जो पहले महीनों रहती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ में इस शाहराह को मिलाकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। और तस्वीरों में आपसे साफ देख सकते कि किस वहाँ पर जो है कितनी फुट बर्फ़ जो है वो जमा हुई थी, और लेकिन बीआरओ की मदद से इस अहम शाहराह को मिलाकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया, जिस वजह से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 32 दिनों के बाद मेहनत और कोशिश अपनी लगन के बाद जो ये अहम शाहराह है इसको मिलाकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया, क्योंकि श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाली ये अहम शाहराह है और इस शाहराह को सयाहों के लिए भी अहम माना जाता है, साथ ही साथ सलामती सूरत हाल के हवाले से भी। और बिलाखिर लेफ्टिनेंट जनरल राघु श्रीनिवासन जो डीजी बीआरओ है उनकी तरफ से कल पहला काफिला जो रवाना किया गया उसको हरी झंडी दिखा दी गई, और इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट जो लद्दाख है वो भी इस मौके पर मौजूद थे। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ यहाँ जमा थी, लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी बीआरओ की जिन्होंने कम वक्त में इस अहम शाहराह को बहाल कर दिया, और कहीं ना कहीं लोगों के जो मुश्किलात थे या इस शाहराह के बंद रहने से वो अब कहीं ना कहीं लोगों के इस शाहराह के खुलने से राहत मिलेगी, और दोनों तरफ से फ़िलहाल ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। आज ये हमारे लिए 1 अप्रैल को बहुत ही शुभ घड़ी है। हमें मालूम है कि ईद कल गुजर गया था, पर हमारे लिए ईद का दिन ये है क्योंकि हमने ये जो रक्तपेशी है, जो एक जीवनदायी सड़क है, जो कारगिल के लिए, हमारे आवाम के लिए एक, और हमारे सामरिक दृष्टि से सेना के लिए जो एक सड़क है, आज ये ऑफिशियली खोला गया। आप सभी ने इसके चित्र देखें, पर इसके पीछे मैं ज़रूर मानूंगा कि हमारे जो कर्मी हैं
इन्होंने दिन रात सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही दुर्गम इलाके में, बहुत ही दुर्गम वेदर कंडीशंस में दिन रात मेहनत करके ये पास को खोला है। जोजिला, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका मतलब होता है बर्फीली तूफान, और यहाँ पर सर्दी के समय में ये बर्फ से 30 फुट तक ये पूरा पास ढक जाता है और पूरा जो कारगिल का इलाका है, लेह का जो इलाका है, वो कट ऑफ हो जाता है और इससे बहुत ही मुश्किलात में हमारा अवाम जो उधर रहता है, ये इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये हमारी चलिए, बीआरओ बता रही थी कि हमारी कोशिश है कि हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाए। तकरीबन 32-33 दिन के अंदर अंदर ही कौमी शाहरा को तब खोल दिया गया जब ज़बरदस्त बर्फबारी, एवलांच और ख़तरनाक हालात के बीच इस रास्ते पर कौमी गाड़ियों को चलने की इजाज़त कल दे दी गई है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा सरकार के उस मंसूबे की करते हैं जिस पर सकाफती विरसा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर सकाफत है, इसको बढ़ाने का बड़ा मंसूबा था। कल्चरल सेंटर बनाने का फैसला किया गया था और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 7 कल्चरल सेंटरों का मामला है जहाँ पर अब फंड्स की कमी बताई जा रही है और हैंड ओवर टेक ओवर अभी तक भी नहीं हो पा रहे हैं। और यह साफ कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 13 मार्च सन 2023 को सरकारी तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया था कि सकाफती मरकज, कल्चरल सेंटर खोले जाएंगे। अब ये कल्चरल सेंटर कहां खोले जाएंगे जी? बांडीपोरा जिले के अंदर, शोपियां के अंदर, अनंतनाग के अंदर, और ये तो कश्मीर डिवीजन था, फिर किश्तवाड़ के अंदर, उधमपुर के अंदर, कठुआ के अंदर, जम्मू के अंदर, पुंछ के अंदर, ये सूबा जम्मू था। तो कुल मिलाकर 13 मार्च सन 2023 को यह फैसला लिया गया और फिर यह भी साफ कर दिया गया कि इनकी जमीन को ढूंढने का सिलसिला कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज, इसमें मजीद काम को आगे बढ़ाया जाएगा और जुलाई 2024 को सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अब इन बहुत सारे सेंटर्स को ऑपरेशनलाइज भी किया जाएगा क्योंकि यहां पर कल्चरल रिवाइवल के लिए काम किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल आज के दिन में यह है, क्या यह मरकज काम कर रहे हैं? क्या इन मरकजों पर काम हुआ है? सीधे अपनी नुमाइंदा शिल्पा के पास चलेंगे। शिल्पा, ये जो सेंटर्स है ये कल्चरल रिवाइवल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट एसेट्स माने जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर जिले को अगर छोड़ा जाए, लेकिन चंद जिलों के अंदर ही ये बनाने थे जिनमें सरकार ने खुद कहा था कि 2-4 जिले ऐसे हैं जहां पर इनको हम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या बांडीपोरा, शोपियां, अनंतनाग जो कश्मीर प्रोविंस का है, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, जम्मू, पुंछ जो जम्मू जोन के हैं, क्या यहां पर ये सेंटर्स बन पाए हैं? अगर नहीं बन पाए तो वजह क्या है? क्या सरकार की नजर में आज ये प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल, देखिए 23 मार्च 2023 की अगर मैं बात 13 मार्च 2023 की अगर मैं बात करूं तो जहां पर साफ तौर पर अधिकारी की घोषणा की गई कि कश्मीर संभाग, जिस प्रकार से आपने कहा, बांडीपुरा, अनंतनाग और शोपियां, और जम्मू संभाग जिसमें किश्तवाड़, जम्मू, राजौरी, माफ कीजिएगा, पुंछ और साथ ही साथ कठुआ जो है, उधमपुर, ये जिले जो है वो आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कल्चर सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे। तो उसके बाद एक और घोषणा की गई जो कि 23 जुलाई 2024 यानी कि 1 साल के बाद फिर घोषणा की गई कि यहाँ पर करीबन 8 कल्चर सेंटर जो है वो जल्द से जल्द बनाए जाए। हकीकत ये है कि कठुआ जिला की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे 95% काम हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो धन की कमी होने के कारण अकेडमी को जो है वो ट्रांसफर नहीं किया गया है, जिसके चलते अकेडमी आगे जो है वो पैसा एजेंसी जो कंस्ट्रक्शन कर रही है उसको यानी कि पैसा नहीं दे पा रही है, जिसके चलते बिल्डिंग वैसी की वैसी पड़ी हुई है। उसके बाद पुंछ जिला की अगर मैं बात करूं तो पुंछ जिला में आप देखेंगे जहाँ पे भूमि जो है वो देखी गई है, लेकिन जो ट्रांसफर करनी थी अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज को ट्रांसफर नहीं की गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किश्तवाड़ जिला की, तो किश्तवाड़ जिला में जब भूमि देखी गई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अनस्टेबल जो है वो वहां पे पाया, जिसके चलते अब जो है वो दूसरी भूमि वहां पर जो है वो देखनी पड़ेगी। तो तमाम इन जिला में, कश्मीर संभाग के जो जिला है, जम्मू संभाग के जो जिला है, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इन जिला में कई भूमि ऐसी है जो कि अंडर अनक्रोचमेंट है, जिसके चलते भूमि नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो अंडर अनक्रोचमेंट है। जब तक ये यानी कि अनक्रोचमेंट वहां से हटाई नहीं जाती है तब तक भूमि जो है वो वहां पर नहीं मिलेगी कल्चर सेंटर्स को लेकर। तो इसी को लेकर एक अधिकारी से जो यानी कि ऑफिसर से बात की गई थी, अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के ऑफिसर से बात की। उन्होंने कहा कि भूमि ढूंढी जा रही है, लेकिन अभी तक भूमि जो है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जितनी भूमि जो इन जिला में भूमि है सबके सब अंडर अनक्रोचमेंट है। तो कल्चर सेंटर्स की यहाँ पर बात की गई थी, तो जमीनी स्तर पर आप देखेंगे जो कि कठुआ जिला में 95% काम हो चुका है, लेकिन अभी भी वो बिल्डिंग वैसी की वैसी पड़ी हुई है। जो कल्चर सेंटर्स का दावा किया गया था वो जमीनी स्तर पर जो है वो कहीं पर नहीं
नजर नहीं आ रहा है। और 2025 यानी कि 2023 में कहा गया, फिर 2024 में कहा गया और अब 2025 है, तो किसी प्रकार का कोई भी काम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि भूमि ही नहीं जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ बात करने के लिए और अपडेट करने के लिए। जनाब 9:50 का वक्त हुआ, चाहता है आपकी फ़ोन कॉल्स का वक्त हो गया। हमारी फ़ोन लाइंस खुल चुकी है, आप कॉल करना शुरू करेंगे। जब तक आपकी कॉल्स हमारे स्टूडियो में आती हैं तब तक ज़रा आपको बताते हैं कि सड़क का दिलदोज़ हादसा हुआ है। अगरचे ये रात का इंसिडेंट है, लेकिन इस खबर को इस वक्त आपके सामने रखने के 2-3 बड़े मकसद है। एक ये कि जनाब तेज़ रफ्तारी किसी भी कीमत पर ना करें। स्पीड लिमिट करके अगर आप चलते हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और ये एक्सीडेंट्स कहां पर हो रहे हैं? जो हाई टेक नवयुगा टनल है, पिछले 15 दिन के दौरान दूसरा बड़ा हादसा इस टनल के अंदर। दूसरा बड़ा हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो नवयुग टनल है काजीगुंड के मकाम पर, वहां पर हुआ है। और तस्वीरों में आप देख सकते कि ये कितना भयानक और दर्दनाक सड़क हादसा है। और ये पहला हादसा नहीं है, गुज़श्ता 1 हफ्ते या 15 दिनों की बात करें तो दूसरा बड़ा हादसा। और सवाल यह है कि आखिर ये टनल के अंदर इस तरह के हादसे लगातार पेश आ रहे हैं। और ये जो हादसा कल जो है पेश आया, इस हवाले से आपको बता दें कि इस हादसे में एक शहरी की मौत वाक़ा हो चुकी है, जबकि SPO समेत 4 दीगर जो शहरी है वो इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलहाल इनको जो नज़दीक अस्पताल है वहाँ पर रेफ़र किया गया है, लेकिन वहाँ एक शहरी जो है वो ज़ख्मों की ताब मिलाते हुए दम तोड़ बैठा है। ये जो हादसा है नवयुग टनल NG 44 काजीगुंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये पेश आया है, जिस दौरान बताया जा रहा था कि एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी और ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर जो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 लोग जो है वो 5 लोग ज़ख्मी हुए। 5 में से फिर एक ज़ख्मों की ताब मिलाते हुए दम तोड़ बैठा है, जिसकी इस हादसे में मौत वाक़ा हो चुकी है। ज़ुबैर अहमद वानी इनका नाम बताया जा रहा है, शोपियन का रहने वाला है। बाकी जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें इरशाद अहमद हैं, मुश्ताक अहमद ये शोपियन के रहने वाले हैं। इसके अलावा बशीर नजार है और एक SPO शौकत अहमद है, ये भी शोपियां के रहने वाले हैं। ये इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। इससे पहले भी एक हादसा पेश आया था टनल के अंदर जिसमें जानी नुकसान हुआ था। और ये और एक हादसा जिसकी वजह से कल जो है, चूँकि ईद का दूसरा दिन था, लेकिन ना मातम में तब्दील हो गया, क्योंकि शोपियां के ये रहने वाले थे जो इस हादसे में एक की मौत वाक़ा हो चुकी, जबकि 4 दीगर जो है वो ज़ख्मी हो गई। चलिए जनाब, फटाफट से 2-3 कॉलर्स को शामिल प्रोग्राम करते हैं। 5-6 मिनट हमारे पास है तो जल्दी से कॉलर्स को शामिल करेंगे। लेकिन अब आपने टीवी की आवाज़ बंद करनी है उन कॉलर्स के लिए जिन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू करनी है। बाकी लिसनर्स व्यूअर्स जो हमारे वो लगातार टीवी पर सुनते रहेंगे। जी चलिए, पहले कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, आपको ईद मुबारक हो। मैं जी बहुत शुक्रिया जी, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। जी जी हाँ आसिफ साहब, ये जो गवर्नर साहब आजकल बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे वापस लेके जाएंगे, मेरा एक मुद्दा है, हमारे जो वहाँ पे PM पैकेज उनको मैं बंधुआ मजदूर बोल रहा हूँ, उनकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँची जा रही है। गवर्नर साहब उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे एक PM पैकेज का लड़का है जिसका नाम संजय कौल है, जिसको कायदे से वहाँ पे PM पैकेज में जॉब मिली है और उसकी काजीगुंड में मतलब ड्यूटी है। वो आए दिन गवर्नर साहब से मिलके फोटोवे छपा के पूरे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को धमकाता है। मैंने सकीना मैडम को भी एक मेल डाला है, मैंने उमर अब्दुल्ला साहब को भी मेल डाला है, गवर्नर साहब को भी मेल डाला है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे गवर्नर साहब से वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाए। क्या पता कि वहाँ पे राजभवन में कौन लोग हैं, इसकी क्या सांठगांठ है कि जब चाहे ये वहाँ पे गवर्नर साहब से मिल सकता है। ये वहाँ पे PM पैकेज का कोई प्रतिनिधि नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। जेन्युइन कंसर्न्स आपके हैं कि अगर आप भी टाइम मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर आपकी शिकायत है, लेकिन पिन पॉइंट किसी को ना करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बड़ी रिक्वेस्ट की थी, आप पिन पॉइंट करके किसी एक का नाम लेते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता है और फिर ये एथिक्स के खिलाफ भी है। आप शिकायत करें, बताएं कि जनाब मुझे टाइम नहीं मिला। आप एक आदमी का नाम लेकर कहेंगे उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, तो शायद ये जेन्युइन नहीं है। आप जब LG साहब से मिले तब जाकर उनको बाई फेस बता दें, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न और 10 तरह की चीज़ों का भी ध्यान में रखिएगा जब आप इस तरीके से गुफ्तगू करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक हो हजरत बशस मोहम्मद शफी जिलकदल जूनी मर पे जी शफी साहब, गा मुलाकात वाजा ये सन गुलिस्तान न्यूज यह पज पे कशन आवाज
गई वारिया खुश यथ रतस चलो अस प्रोग्राम नूरे रमजान यथ सत्या यह वाकफियत गई वारियान मसला निस गई वाकफियत वार सोब तुम आसान सहरनस बचे बच्चे वच्चे सारी टीवी अंद बोजान यह प्रोग्राम नंबर 2 कर कत फूड सेफ्टी कोर बिजली कोर सड़कन हंद कोर यम सत्या फायदे वोत क्या कामि ते अंदेज इसलिए अल्लाह ताला थो तुम सेहत यह चैनल गि बुत पकन ब्रोट कुन तो मजीद वह इब्तदा यप जूनी मरस मज त्रा सो केबल यह बह बार बार वन मगर कनेक्शन बिजली वोल दिवान वन तथ पे ताकि यमो थोमुत अत हुक त्रानस मौका अत पे करो यमन रोकथाम क्या दो करो तुम सिर्फ ताबज यह मामल ऑलरेडी MD JKPDCL जम्मू अंदर KPDCL तिम नोटिस अंदर ओनमत तिमो इंश्योर कर्मुत कि ईद तो क्या दो दीव करो यह मसला हल मे उम्मीद कि इंशाल्लाह वन तिम तजकी पे दफ्तर और अत मसलस कुन दिन तवज्जो ज़ाती तौर करो तिमन ताम वातन कत कि यप तुम केबल त्रव तिम करो परमानेंट तिम इलाक तब तुलतो तिम प्रान लाइन थोद युति हुकिंग मामल बंद गया तो लुकन तम मिले राहत और डिपार्टमेंट दिया तब फायद। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब ठीक हो सर? अल्लाह का एहसान है जी। सर मैंने पिछली बार ही बोला था वो जनशक्ति डिपार्टमेंट के बारे में जी, मैंने बोला था वो शाल्टिंग से लेके मुजगुण तक जी, ये बिल्कुल बगैर एग्रीमेंट बैठे हैं लोग। हमें वो असर पड़ रहा है क्योंकि डेलीवेजर बेचारे परेशान है। अगर ये एग्रीमेंट करते थे सबों का क्या पता डेलीवेजर का पैसा भी निकल सकता था। तो अब ये एग्रीमेंट्स नहीं हुए आपके? ये काफी लोग हैं जनशक्ति डिपार्टमेंट के हैं, लोग बिल्कुल मुफ्त पानी पी रहे हैं शार्टिंग से लेके मुझकोट तक। चलिए बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। अच्छा ये बड़ा दिलचस्प होता है जब आदमी कह रहा है कि देखिए हम जो टैक्स देने के लिए तैयार है जनाब, सरकारी बापू आके जरा सर्वे करे देखिए किस किस का टैक्स लेना है। और ये जल शक्ति वाला महकमा वो है जो शायद ही गाहे बेगाहे कोई जायद आजकल बिल भरता होगा और 31 तारीख को अक्सर हम देखते हैं कि जनाब बिल भरने की बात होती है। लेकिन अगर सही में हमने सही तरीके से अपनी ज़िंदगियां बसर करनी तो ये बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स ये हमें देना पड़ेगा। और लोग आजकल कह रहे हैं जनाब हम टैक्स देने के लिए तैयार है, डिपार्टमेंट आए तो दस्तबस्तर और हरकरी हम अर्ज करेंगे जनाब चीफ इंजीनियर साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ज़रा इसकी ओर तवज्जो दें। लोग देना चाहते हैं, आपका अमला है कहाँ पर, रेगुलराइज करवाएं कनेक्शंस को, सबसे बेहतर वही होगा। चलिए लास्ट कॉल ले लेते हैं जी प्रोग्राम की। हेलो हेलो हेलो। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में यहाँ पर बज रहे हैं 10। मुझे आप देंगे इजाजत, ज़हूर को आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहेंगे। हर पल आपको खबरों से बाखबर रखेंगे हम और पूरे दिन आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर आइएगा। अल्लाह हमिया नासिर।